हेलो। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो चलिए देखते हैं नैनुओं का भोजन। तो आइए देखते हैं। आज नैनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू, बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते नैनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वाह, कितना मसालेदार था वह ऐसा क्यों था, है ना। तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कई फसलों और पाले गए पशुओं से प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकती हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया था। वो स्टार्टिंग में आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, है ना। बाद में उन्होंने भोजन का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती कब, तो 12,000 साल पहले, है ना। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, फिर बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों को निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों को देखभाल करना शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके, उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे, है ना। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता का पूर्वज था। इसको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले किसे बनाया गया, तो कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, है ना। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल का टाइम था जब पशुपालक बन गए थे लोग, है ना। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं कि उदाहरण के तौर पर लोग उन पौधों तथा जानवरों का चयन कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाली अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके हुए भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि उन्हें फिर से उगाने के लिए उनके जो गुण हैं वो सुरक्षित रख सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे ये देखिए, ये है जंगली जानवर का दांत, है ना, और ये है पालतू जानवरों का, है ना। तो क्या होता है, पालतू जानवर की अपेक्षा जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़ और बकरी को, है ना। एक नवीन जीवन शैली। तो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, ठीक है। अब बोने मत लग जाना, ठीक है। इमेजिन करना है कि तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अपने आसपास में देखा होगा, खेती वगैरह होती है तो कि
पौधों को उगने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाए इनको रखने के लिए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, है ना। तो अनाज का उपयोग किस किस के लिए कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि अनाज का प्रयोग हम बीज के रूप में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में करते हैं और भंडारण के लिए करते हैं। ठीक है। अब ये जानवर चलते फिरते खाद भंडार हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या को होती है बढ़ती जाती है ना। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन की भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करते हैं। तो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में नीले वर्ग देखे थे, है ना, जो मध्य पाषाण काल के थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में जो जगह है वहाँ, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जली हुई अनाज के दानों के अवशेष हैं। आप मुझे बताइए कि राख के अवशेष कहाँ मिले थे? ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ठीक है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाई गई होंगी। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप की विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां को भी पहचान कर सकते थे। नीचे की तालिका में दी गई हैं, इनमें बताया गया है कि कौन से स्थल थे, क्या क्या अवशेष मिले। तो आइए हम देखते हैं। जैसे पहले है मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है ना। यहाँ क्या क्या मिला है, तो यहाँ गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी मिले। तो यहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। कोल्डी हवा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, है ना। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े भी मिले यहाँ से। महागढ़ा है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये मैच देने के लिए करने के लिए दे सकता है कि महागढ़ा कहाँ है, कोल्डी हवा कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है ना। तो महागढ़ा है आपको उत्तर प्रदेश में। यहाँ से चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। गुफक्राल है, जो आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ गेहूँ और दलहन मिले, यानी यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। फिर बुरजोम, आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ के लोग गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, है ना। चिरान, जो आधुनिक बिहार में है, यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष मिले हैं। हल्लूर, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिलेगा हल्लूर, यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के अवशेष मिले हैं। पेयमपल्ली जो है वो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से मिला है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर। ठीक है। आइए स्थायी जीवन की ओर, यानी बसने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ना। लोग एक ही स्थान पर बसने लगेंगे। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजोम, जो कश्मीर में है। यहाँ के लोग तो वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार वो लोग जो थे वो घर के अंदर या बाहर आग जलाते होंगे, है ना, या खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणीय उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता होगा। आप देखना आपके घर में ओखली और मूसल होगा, है ना। मम्मी जिससे अदरक कूटती है ना, वही वाला। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये देखिए, ये पत्थर के औजार हैं ये सारे, है ना। तो
नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनको हम कभी कभी टेरिकोटा भी बोलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया था, यानी चित्र बनाए गए थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, जैसे धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे थे। गेहूं तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजार सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, है ना। कहीं एकदम से चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। पुरातत्वविदों बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो सभ्यता पहले से ही प्रचलित रहे हैं, है ना। ये पुरानी मान्यताओं को मानते हुए आते हैं। जनजाति, तो प्राय जनजाति के लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह को मिलाकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाती हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इस पर जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दागकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करती हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी होते हैं। वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानी तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनकी देवी देवताएं होते हैं, जैसे आज की कई जनजातियां हैं जो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। वो समाज से थोड़ा अलग होते हैं, है ना। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, है ना। मेहरगढ़, तो आइए देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था ये आधुनिक पाकिस्तान की साइड था, है ना। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, तैयार रखना, ठीक है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालक रहे होंगे, मवेशियों को पालते होंगे, है ना। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, तो इसको याद रखना है। यहाँ से कैसे घर मिले हैं, तो चौकोर तथा आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। तो जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। तो आइए देखते हैं। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि 4 पर रहना शुरू किया, यानी यहाँ, है ना, इस पर रहना शुरू किया। फिर, है ना, आइए, आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं वहाँ घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और
कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारण बस्ती की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ऊंची होने लगती है ना। और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो इसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तरह निचली तह के आमतौर स्तरों के रूप में जाना जाता है। स्तर 2 और 3 को देखो, कौन सा सबसे पुराना है, तो स्तर 3 जो है वो सबसे पुराना होगा, है ना। पहले 4 होगा, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, है ना। इसमें सबसे नया कौन सा है, तो इसमें सबसे नया होगा 1, है ना। मृत्यु के पास सामान्यतः मृतक की सगी संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ वो वस्तुएं रख देते थे, है ना। बर्तन रख देते थे, भेड़ बकरी रख देते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ ये मृत्यु के बाद जहाँ भी रहते हैं वहाँ इनको भोजन की आवश्यकता होती होगी, इसलिए ये सब लोग रख देते थे उसमें, है ना। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र का एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक की खाने के लिए रखा गया होगा। उन्हें लगा होगा कि परलोक में जब मृत्यु हो जाती तो वहाँ भी भूख लगती होगी तो वो लोग खाते होंगे, है ना। इसलिए ये लोग साथ में रख देते थे। देखिए जैसे ये कब्र है, इसमें देखिए ये दोनों साइड बकरी रखी गई है मृतक के साथ, है ना। मेहरगढ़ के घर का चित्र ये देखिए, ये रहा। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ भी इस घर की क्या समानता है, बताइए। आप जिस घर में रहते हैं उससे, है ना। दार्जिलिंग हेडिंग, दार्जिलिंग हेडिंग जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आप एक इसको देख लीजिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो मैप दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुआ है हमको खरल और मूसल जैसे उपकरण। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाती थी। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर में मिला है, जेडाइट पत्थर याद रखना कहाँ से मिला है, दार्जिलिंग हेडिंग पे। जो संभवतः कहाँ से आया होगा, चीन से आया होगा, ठीक है, जेडाइट पत्थर। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्टम के औजार और बर्तनें मिले। अब ये काष्ठास में क्या होता है, तो अति प्राचीन लकड़ी होती है, वो सख्त होकर क्या हो जाती है, वो पत्थर जैसी ही हो जाती है ना, कठोर हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं काष्ठास में, ठीक है। अन्यत्र तो आइए देखते हैं। एटलस में आपको तुर्की ढूंढना है, जो मेडिटेरेनियन सी के पास होगा, भूमध्य सागर के पास, ठीक है। आप इसको मैप में देख लीजिएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।